हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल सिविलियंस द सिविल इंजीनियर। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे चैनल में, जहां पर ऑल यूपी एग्जाम क्वेश्चंस की हम सीरीज को कवर कर रहे हैं। आरसीसी सब्जेक्ट चल रहा है, पार्ट 1 है। 30 क्वेश्चन इस सेशन में कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जो पॉसिबल क्वेश्चन है साथ के साथ वो भी बताता चलूंगा मैं, ताकि आपके एग्जाम प्रिपरेशन में पूरी हेल्प हो सके, कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको न्यू ना लगे। तो लेट्स स्टार्ट अवर अमेजिंग सेशन विद अवर अमेजिंग सिविल इंजीनियर्स। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज जो पूछा गया यूपीपीएससी 2008 में, सीजीपीएससी 2014 में। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड 456/2000 द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो व्हिच नॉट मोर देन x परसेंटेज ऑफ टेस्ट रिजल्ट आर एक्सपेक्टेड टू फेल। आईएस कोड के अकॉर्डिंग हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का एक रिलेशन पूछ रहा है कि उससे ज़्यादा x% से ज़्यादा टेस्ट फेल हमारे नहीं होने चाहिए। तो हमारी एफसी के हम निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हम निकालते हैं 28 डेज पे। 28 डेज में जो वैल्यू हम निकालते हैं स्ट्रेंथ की, एफसी के बोलते हैं, जो करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है, जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं ना, तो उससे कम सिर्फ 5% टेस्ट ही होने चाहिए। 5% स्पेसिमेन फेल होने चाहिए। 5% टेस्ट जो फेल होना चाहिए, यानी कि उसके ऊपर 95% टेस्ट जो वो पास हो जाएंगे। 95% टेस्ट स्पेसिमेन जो है वो पास करने चाहिए। दोनों कंडीशन आपको याद रखनी है। तो उसी को हमारा अपने हम एफ सी के बोलते हैं। तो ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, 5%। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया टीएनपीएससी 2012, यूपीपीएससी 2008 एंड गैस्कॉम कर्नाटका 2011। पॉइजन रेशियो फॉर कंक्रीट, कंक्रीट के लिए पॉइजन रेशियो की बात कर रहा है। रिमेन्स अनचेंज्ड, इंक्रीजेज विद रिचर मिक्सेज, डिक्रीजेज विद रिचर मिक्सेज, नन ऑफ दीज। अब पॉइजन रेशियो इन डेप्थ हम पढ़ेंगे अपनी फॉर्म में, बट यहाँ मैं आपको बेसिक आइडिया देता हूँ। जो पॉइजन रेशियो हमारी कंक्रीट की है वो डिक्रीज करती है। पॉइजन रेशियो डिक्रीज करती है अगर जो हमारा मिक्स है वो रिचर हो जाता है। मिक्स अगर रिचर होता है, रिच मिक्स होता है, तो पॉइजन रेशियो डिक्रीज करती है, डिक्रीजेज विद द रिचर मिक्सेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखना, 0.1 इसकी वैल्यू होती है किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए 0.1, 0.15 होती है स्टैंडर्ड कंक्रीट के लिए, और 0.2 होती है लो स्ट्रेंथ कंक्रीट के लिए। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ रही है उतना हमारा म्यू बढ़ रहा है। देखिए ना, यहाँ पे हाई स्ट्रेंथ है तो म्यू कितना कम है, ठीक है। यहाँ पे स्टैंडर्ड में बढ़ गया म्यू, और लो में और बढ़ गया म्यू। ये रिलेशन पूछ रहा था, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआरवी 2016 इंजीनियरिंग सर्विस 2012 एंड 2005। In case of reinforced concrete, what is the minimum grade of concrete that should be used in sea water or when exposed directly along the sea coast? देखिए 5 कंडीशन होती हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। ये 5 कंडीशन होती हैं। इनके ग्रेड याद रखने जो आपको मिनिमम होते हैं, M20, M25, हर एक में 5 ग्रेड बढ़ेगा, M30, M35 एंड एक्सट्रीम में M40। और जो सी कोस्ट वाली कंडीशन है, सी वाटर वाली, वो हमारी M30 होती है। क्या होती है, M30। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। कवर की वैल्यू याद रखना, जो उनका मिनिमम क्लियर कवर हम देते हैं वो 20 mm, 30 mm, 45 mm, 50 mm एंड M40 में 75 mm। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी है, एग्जाम में डिफरेंट फॉर्म में क्वेश्चन इससे पूछता है। एक्सट्रीम कंडीशन जो हमारी वो टाइडल जोन की होती है, और वेरी सीवियर एक्सपोज टू सी वाटर स्प्रे इन कॉन्टैक्ट विद अंडरग्राउंड एग्रेसिव सबसॉइल वाटर। तो ऐसी कंडीशन होती है। सीवियर कंडीशन हमारी सी कोस्ट वाली कंडीशन होती है। तो सारी कंडीशन मैं आपको बताऊंगा बाद में इन डेप्थ, अभी आपको इतनी वैल्यू याद रखनी है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तराखंड ए 2007 का एक क्वेश्चन है, और यूपीपीएससी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्लम्प टेस्ट इज यूज फॉर, स्लम्प टेस्ट को यूज किसके लिए किया जाता है, वर्केबिलिटी, कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ या फिर ड्यूरेबिलिटी। स्लम्प टेस्ट का यूज किया जाता है वर्केबिलिटी के लिए। मीडियम से लो वर्केबिलिटी की जहाँ बात होगी वहाँ पर हमारा, मीडियम से हाई वर्केबिलिटी की बात होगी तो वहाँ पर स्लम्प टेस्ट आता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट आता है मीडियम से लो में। फ्लो टेबल टेस्ट जो होता है वो वेरी हाई में। और कंसिस्टोमीटर, वीबी कंसिस्टोमीटर टेस्ट जो होता है वो हमारा वेरी लो में होता है। ये आपको याद रखनी है सारी बातें। और जो कंसिस्टेंसी यहाँ पे कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट लगता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको याद रखना, स्लम्प टेस्ट को यूज किया जाता है वर्केबिलिटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआरवीएनएल ए 2016 कॉम्पैक्शन फैक्टर अपरेटस इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन फैक्टर अपरेटस है वो क्या काम करता है, कौन सी कंक्रीट की प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है, कंसिस्टेंसी, कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबिलिटी विद एडमिक्शन, कोहेसिवनेस। अभी आपको बताया मैंने, ये कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है। कंपैक्शन फैक्टर जो हमारा कंसिस्टेंसी के बारे में बताता है, कंक्रीट की जो एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो पूछा गया एलएमआरसी 8 2017 में। कंक्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड M40
टू बी यूज्ड फॉर द पेमेंट्स यूजिंग पेपर मशीन, द रिकमेंडेड स्लम्प रेंज एज पर IS 456 2000। कंक्रीट मिक्स का ग्रेड बता दिया, यूज किसके लिए कर रहा है, पेमेंट के लिए, ये बता दिया। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बस हमको इतना ही देखना है। अब स्लम्प रेंज हमसे पूछ रहा है IS कोड के अकॉर्डिंग, तो याद रखना रोड पेमेंट होती है तो स्लम्प की वैल्यू होती है 25 से 75 mm। ठीक है। अंडर वाटर कंक्रीट वर्क होगा, जब अंडर वाटर कंक्रीट वर्क होगा तो वहाँ वैल्यू हो जाएगी 100 से 150 mm। और कॉलम एंड फाउंडेशन जब होगा, कॉलम एंड फाउंडेशन जहाँ पर होगा वहाँ 25 से 75। ब्रिजेज में भी 25 से 75, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद मास कंक्रीट वर्क जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछ रहा था क्वेश्चन, मास कंक्रीट वर्क में स्लम्प जो है 25 से 50 mm रखा जाता है, 25 से 50 mm। और डेंस कंक्रीट वर्क में 50 से 100। ये सारी वैल्यूज आपको याद रखनी पड़ेंगी, एग्जाम में कहीं ना कहीं से क्वेश्चन पूछता है। अभी जो आंसर हमारा है पेमेंट के लिए, रोड पेमेंट के लिए 25 से 75 mm, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो पूछा गया UPRVNL 8/16 में, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट required for concrete mix design as per the guidelines given by the Indian standard। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो कंक्रीट मिक्स डिजाइन के लिए नहीं चाहिए होती एज द जो गाइडलाइन गिवन हमें IS कोड्स के थ्रू? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट, डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सीमेंट यानी कि 3.15 जो होती है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट यानी कि FC के, ये भी मैटर करते हैं, किसी ग्रेड हम आगे पता करते हैं। ठीक है। और मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, जी हाँ ये भी पता करना होता है, बट डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट से हमें मतलब नहीं होता। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट से मतलब हमें नहीं होता, तो ऑप्शन बी जो है वो इनकरेक्ट वन है, यानी कि नॉट वाला। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन UPRVNL 8/15, एक न्यूमेरिकल है ये। इफ इन कंक्रीट मिक्स फॉर द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ द कोर्स एग्रीगेट इज 7.6, द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.8, इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द फाइनेस्ट मॉडुलस ऑफ कंबाइंड एग्रीगेट 6.4 एंड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट। कुछ नहीं करना, मिक्सर लिगेशन का तरीका होता है, सिखा देता हूँ। फाइन एग्रीगेट को यहाँ लिख दीजिए, कोर्स एग्रीगेट की जो अमाउंट है उसको यहाँ लिख दीजिए, कंबाइंड को यहाँ लिख देंगे, लाइंस लगा देंगे, बस कुछ नहीं। 7.6 माइनस 6.4 कितना होता है, 1.2 होता है, और इधर 3.6 होता है। बस इसको इसको आपस में डिवाइड कर दो, तो 12/36 हो जाएगा, इंटू 100 कर दो, तो 1/3 है, इंटू 100 33.33%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यही एक तरीका है, बेस्ट तरीका है इजीली सॉल्व करने का। मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, UPRVNL 8/15, हाउ आर कंक्रीट मिक्सर्स स्पेसिफाइड। जो कंक्रीट के मिक्सर उनको स्पेसिफाई कैसे किया जाता है? बाय द नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स यूज्ड इन अ बैच, बाय द नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट दैट कैन बी मिक्स्ड इन अ बैच, बाय द वॉल्यूम ऑफ वाटर यूज्ड, बाय वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट यूज्ड। मिक्सर की बात कर रही है, कंक्रीट की बात नहीं कर रहे हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट से मतलब नहीं है। सीमेंट बैग से भी रिलेशन नहीं है, रिलेशन है तो नॉमिनल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट जो एक बैच में मिक्स किया जा सकता है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। याद रखनी ये चीज आपको। मूविंग हेड, LMRC 8/2017 का पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ फ्लैट स्लैब ऑफ स्पैन लेंथ 6.45 मीटर वाज कास्ट टुडे आफ्टरनून एज पर द रिकमेंडेशंस ऑफ IS 456, मिनिमम टाइम आफ्टर विच द प्रॉप्स शुड बी रिमूव। फ्लैट स्लैब है, पहली चीज स्लैब है, स्पैन लेंथ 6.45 मीटर है, रिकमेंडेशन लेनी IS कोड से, मिनिमम टाइम पूछ रहा है, जिसके बाद प्रॉप्स को रिमूव किया जाना चाहिए। अब सीखने की चीज़ क्या है, टाइप ऑफ फॉर्मवर्क और मिनिमम पीरियड बिफोर स्ट्राइकिंग फॉर्मवर्क, वो मैं पूरा टेबल आपको याद करा देता हूँ। देखते हैं कैसे। सबसे पहले वर्टिकल फॉर्मवर्क जो है, कॉलम्स, वॉल और बीम, ठीक है, उसको रिमूव करना है 16 से 24 आवर्स में। 16 से 24 आवर्स में रिमूव आपको करना है वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम एंड वॉल बीम। और सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब, जो सॉफिट फॉर्मवर्क होगा किसको, स्लैब्स को। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सॉफिट फॉर्मवर्क टू स्लैब्स, अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा इससे, ये 3 डेज में होता है। और सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम, मैं जान के आपको उसका स्क्रीनशॉट नहीं दिखा रहा हूँ, ताकि आप क्या करेंगे, उसका स्क्रीनशॉट लेंगे और याद करने की कोशिश नहीं करेंगे, बट मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आप याद करें और खुद भी लिख के देखें। सॉफिट फॉर्मवर्क टू बीम्स जो है 7 डेज होता है। उसके बाद प्रॉप्स टू स्लैब, जो प्रॉप्स है हमारे स्लैब के लिए, उसमें 2 कंडीशन है, उसमें 2 कंडीशन है, एक लेस देन इक्वल टू 4.5 मीटर वाली कंडीशन है, और एक ग्रेटर देन 4.5 मीटर वाली कंडीशन है। ठीक है। अब लेस देन 4.5 मीटर के लिए कितने दिन है, 7 डेज हैं, और ग्रेटर देन के लिए हमारे 14 डेज हैं। कितने दिन है, 14 डेज हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चिज, प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चिज के लिए वही 2 कंडीशन, वहाँ 4.5 मीटर था, यहाँ पे 6 मीटर की कंडीशन है, और यहाँ ग्रेटर देन 6 मीटर की कंडीशन है। यहाँ 14 डेज हैं और यहाँ 21 डेज हैं।
बस यही चीज़ें याद रखनी। वर्टिकल फॉर्मवर्क टू कॉलम वॉल एंड बीम 16 से 24 घंटे तक। सॉफ्टवेयर फॉर्मवर्क फॉर द स्लैब्स 3 days। सॉफ्टवेयर फॉर्मवर्क टू बीम 7 days। प्रॉप्स टू स्लैब स्पैनिंग अप टू 4.5 मीटर के लिए 7 days। ओवर 4.5 मीटर के लिए 14 days। प्रॉप्स टू बीम एंड आर्चेस स्पैनिंग ओवर अप टू 6 मीटर 14 days एंड ओवर 6 मीटर इट इज 21 days। अब जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया था वो फ्लैट स्लैब थी, स्पैन लेंथ 6.45 मीटर था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा 14 days। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। मूविंग अहेड, यूपीआर 2016 का एक क्वेश्चन है, क्रीप डिफॉर्मेशन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल टू डिफॉर्म अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ। क्रीप डिफॉर्मेशन क्या है? एक प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की डिफॉर्म करना, किसके इन्फ्लुएंस के अंडर? थर्मल स्ट्रेस, मॉइस्चर रिलेटेड स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस या फिर स्ट्रेस ड्यू टू विंड लोड्स। ये हमारे मैकेनिकल स्ट्रेस के अंडर, इन्फ्लुएंस के अंडर हो जाता है क्रीप डिफॉर्मेशन, जो कि प्रॉपर्टी है मटेरियल की। और इन डेप्थ बता दो, क्रीप क्या है? एक सॉलिड मटेरियल की टेंडेंसी होती है टू मूव स्लोली और डिफॉर्म परमानेंटली अंडर द इन्फ्लुएंस और परसिस्टेंट मैकेनिकल स्ट्रेसेस। ये अकर कब करता है? लॉन्ग टर्म एक्सपोजर हो, जब लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर होता है टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेसेस, टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेसेस। ये बात आपको याद रखनी है। क्रीप के बारे में आगे पढ़ाऊंगा कि थीटा क्या होता है, किसके लिए कितनी वैल्यू होती है, 2.2, 1.6, 1.1, कितने डेज के लिए, किस ईयर के लिए, सब आपको बताऊंगा। फॉर्मूला में कैसे यूज करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए क्रीप को, इन डेप्थ आगे पढ़ाने वाला हूँ। अभी आपको याद रखना ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीआर 815, विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। पहले मेरे स्टूडेंट्स को आदत होनी चाहिए करेक्ट देखना, इनकरेक्ट देखना, नॉट देखना। पूछा है ब्लीडिंग टू कंक्रीट लीड्स, ब्लीडिंग की वजह से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट हो सकता है, क्या क्या है होने वाला है? ड्राइंग ऑफ कंक्रीट सरफेस, पहली बात, जब ब्लीडिंग होती है तो सरफेस पे वाटर आ जाता है, ड्राई नहीं होता, वेटिंग हो जाती है। ड्राइंग नहीं होती, वेटिंग हो जाती है हमारी कंक्रीट सरफेस की, तो ये तो गलत हो गया। फॉर्मेशन ऑफ पोर्स इन साइड, जी हाँ, पानी अगर ऊपर आ जाएगा तो अंदर पोर्स क्रिएट हो जाएंगे। सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट, इसका सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीगेट से लिंक नहीं है, एग्रीगेट्स को अलग अलग करने का इसका कोई लिंक नहीं है। और वाटर रिमूव हो तो स्ट्रेंथ भी हमारी डिग्रेड हो जाती है। तो बी और डी करेक्ट हो जाएगा, ओनली बी एंड डी आर द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट वन। पता होना चाहिए ब्लीडिंग क्या होती है, सरफेस पे वाटर आ जाता है उसे ब्लीडिंग बोलते हैं। और सेग्रीगेशन क्या होती है? एग्रीगेट्स का दूर दूर जाना, कोहेजन का ब्रेक होना, उसको हम सेग्रीगेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, LMRC 817 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एन एक्सपेंशन जॉइंट यूजिंग जॉइंटेड प्लेन सीमेंट कंक्रीट। इनमें से कौन सा कंपोनेंट नहीं है हमारे एक्सपेंशन जॉइंट का जिसको हम यूज कर रहे हैं जॉइंटेड प्लेन सीमेंट कंक्रीट? क्या वो डबल बार है, जॉइंट फिलर है, जॉइंट सीलर है, या फिर वो टाई बार है? तो एक्सपेंशन जॉइंट का पार्ट कौन नहीं होते? टाई बार नहीं होते। टाई बार जो है एक्सपेंशन जॉइंट का पार्ट नहीं होते। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, जो मिनिमम लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर है फॉर डेवलपमेंट लेंथ एज क्या होगी? डेवलपमेंट लेंथ के हिसाब से हमारी वॉल्स होगी तो 30 मीटर, ठीक है, 30 मीटर। उसके बाद अगर हमारी कंडीशन किसकी होगी? ओपन स्लैब्स की होगी, ओपन स्लैब्स की होगी, ये वैल्यू 6 से 12 मीटर तक जाएगी, ठीक है। और अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, अगर फ्रेम्ड स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं तो ये लेंथ हमारी 30 मीटर तक जाती है। और अगर पैरापेट है 6 से 12 मीटर, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आरपीएससी एईएन यूपीपीएससी 2003-2007 में पूछा गया क्वेश्चन है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सीमेंट कंक्रीट कैन बी अज्यूम्ड एज फॉलोइंग एज पर आईएस कोड 456 2000। जो ईसी है वो क्या होता है? सबको पता है 5000 रूट एफ सी के, 5000 रूट एफ सी के हमारा ईसी होता है शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट भी इसको हम बोलते हैं। अगर लॉन्ग टर्म होगा तो डिवाइड बाय 1 प्लस थीटा कर देना। अब सर थीटा क्या है? थीटा सर एक क्रीप कॉफिशिएंट है। क्या होता है? क्रीप कॉफिशिएंट। अब क्रीप कॉफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है सर? 3 टाइम पे निकलती है, 7 दिन, 28 दिन और 1 ईयर। ये थीटा की वैल्यू बदलती है, 7 दिन पे 2.2 होती है, 28 दिन पे 1.6 हो जाती है और 1 ईयर पे 1.1 हो जाती है। ये थीटा की वैल्यूज हैं, ये याद रखना है। ES मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ स्टील, मॉडुलस इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट जो मॉड्यूलर रेशियो M के बराबर होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये तीनों चीजें याद रखने वाली हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूपीपीएससी 2011, द 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट ग्रेड M20। तो कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कौन सी होती है? जो ग्रेड होता है ना वही उसकी कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हो जाती है। 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी 2011 में, एज पर आईएस कोड नॉर्मली स्ट्रक्चर्स आर डिजाइंड विद वन और मोर एक्सपेंशन जॉइंट एक्सीडिंग।
नॉर्मली स्ट्रक्चर को डिजाइन किया जाता है वन या उससे ज्यादा एक्सपेंशन जॉइंट के लिए कब, जब लेंथ एक्सीड करती है कितने से। ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, सिंपल सा क्वेश्चन है। 45 मीटर इन लेंथ, 60 मीटर इन लेंथ, 75 या फिर 80 या 80 मीटर इन लेंथ। अकॉर्डिंग टू आईएस कोड वो कहता है कि अगर लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो ग्रेटर देन 45 मीटर होगी, लेंथ जो है स्ट्रक्चर की 45 मीटर से ज़्यादा होगी, तो आपको एक्सपेंशन जॉइंट यूज करना पड़ेगा। आपको एक्सपेंशन जॉइंट यूज करना पड़ेगा। एक्सपेंशन जॉइंट से उनका डिज़ाइन जो है कंसिडरेशन में लेते हैं एटमॉस्फेरिक और टेम्परेचर कंडीशन को देख के। ये भी आपको याद रखने की चीज़ है। 45 मीटर इन द लेंथ, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग अहेड, यूपीपीएससी 2007 का ये क्वेश्चन है। फॉलोइंग कोड इज यूज्ड टू फाइंड आउट द अर्थक्वेक फोर्सेज इन बिल्डिंग। अर्थक्वेक फोर्सेज निकालने बिल्डिंग में सिंपल सा कोड है उसका 1893 2002। अर्थक्वेक फोर्सेज के लिए 1893 2002। 456 2000 जो है ये आरसीसी के लिए है, ठीक है। और हमारा 870 और 924 किसके लिए है, ये हमारा विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के लिए है। ये आपको याद रखने की चीजें हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। लॉन्ग टर्म इलास्टिक मॉडल इलास्टिसिटी इन टर्म्स ऑफ क्रीप कोएफिशिएंट थीटा एंड 28 डेज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ एफसीके इज गिवन बाय। अभी बताया था 5000 रूट एफसीके होता है। लॉन्ग टर्म पूछा था 1 प्लस थीटा कर देंगे। थीटा क्रीप कोएफिशिएंट है, उसकी वैल्यू 7 डेज, 28 डेज और 1 ईयर पे निकाली जाती है, जो कि 2.2, 1.6 और 1.1 होती है। तो 5000 रूट एफसीके डिवाइडेड बाय 1 प्लस थीटा, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका? नहीं, गलत। यहाँ 50,000 गिवन है, 5000 तो यहाँ गिवन है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। Moving ahead to the next question, UPPSC 2007. As per IS code 456/2000, the minimum grade of concrete shall not be less than the following in the reinforced concrete work. मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज करना है, किससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आरसीसी वर्क आप कर रहे हो तो reinforced कंक्रीट जब वर्क होगा, आरसी वर्क होगा, तो ये मिनिमम ग्रेड इसका M20 होता है। क्या ग्रेड होता है? M20। अगर वाटर टैंक बना रहे हो, अगर वाटर टैंक बना रहे हो तो M30 हो जाता है। प्री टेंशन के लिए, प्री टेंशनिंग करनी है तो M40 हो जाता है, और पोस्ट टेंशनिंग करनी है तो M30। पोस्ट टेंशनिंग आप सोचते हो पोस्ट टेंशनिंग कर रहे हैं तो बाद में ग्रेड बड़ा होना चाहिए और प्री में कम होना चाहिए। यही गलती एग्जाम में स्टूडेंट करते हैं और गलत हो जाता है। प्री में ग्रेड ज्यादा होता है, पोस्ट में कम होता है। तो यहाँ पे M20 हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट वन। बढ़ते हैं आगे। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड फॉर द हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन इन स्लैब, बीम एंड कॉलम। वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट पूछ रहा है, रिक्वायर किसके लिए? हैवीली रिइंफोर्स्ड सेक्शन है, स्लैब में, बीम में और कॉलम में। ये चीजें याद रखनी है। अब लाइटली रिइंफोर्स्ड, लाइट, हैवी, लाइट हैवी और ट्रेंच फिल, लाइट हैवी और ट्रेंच फिल या फिर पाइलिंग बोलते हैं इसको। ट्रेंच फिल भी और पाइलिंग भी इसमें आता है। वर्केबिलिटी इसके लिए लाइट के लिए लो, हैवी के लिए मीडियम और ट्रेंच फिल के लिए हाई। हमारी कंडीशन यहाँ पे कौन सी है? हैवीली रिइंफोर्स्ड वाली है, ये वाली, तो ये मीडियम हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूपीपीएससी 2003 का एक क्वेश्चन है। सिग्मा सीबीसी इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इन फ्लेक्सुरल कंप्रेशन न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इन सर्विस द मॉड्यूलर रेशियो। मॉड्यूलर रेशियो पूछ रहा है, इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ क्या होता है। m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सीबीसी। ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड में हमारा फॉर्मूला होता है मॉड्यूलर रेशियो का। m इज इक्वल टू 280 डिवाइड बाई 3 सिग्मा सीबीसी, जो कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अब मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। टेबल आपको याद कर देनी है एज इट इज, एज इट इज आपको टेबल याद करनी है। आपको मैं 6 वैल्यूज पे बताऊंगा कैसे करना है, बहुत सिंपल है। देख लेते हैं कैसे होने वाला है ये। ऊपर लिख लेंगे यहाँ पे ग्रेड, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आ जाएगा सिग्मा सीबीसी इस वाले पार्ट में, और नीचे वाले में मैं आपको लिख देता हूँ मॉड्यूलर रेशियो निकाल के दे देंगे, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो निकाल लेंगे यहाँ पर। अब मार्कर चेंज करते जाते हैं और लिखते जाते हैं वैल्यूज। ये हमारा ऊपर जो है ये वाला पार्ट है, ये M15 है, देन M20 है, M25 है, M30 है, M35 है और M40 है। सारे ग्रेड जो है M वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ जो वैल्यू इस वाले पार्ट में, यहाँ पे वैल्यू किसकी आ रही है? हमारी सिग्मा सीबीसी की। सिग्मा सीबीसी की वैल्यू आएगी और यहाँ जो आ रहा है हमारा मॉड्यूलर रेशो आएगा। पॉइंट समझ आ गया? अब लिख के बता देता हूँ। यहाँ सिग्मा सीबीसी 5 होता है, 7 होता है, 8.5 होता है, फिर 10 होता है, सॉरी 10 होता है, 11.5 और फिर 13 होता है। ये वैल्यू आपको याद रखनी है कि सिग्मा सीबीसी का कभी आप m की वैल्यू भूल जाओ तो सिग्मा सीबीसी की पता होगी तो फॉर्मूला में रख के इसलिए वहाँ पे निकाल सकते हैं। तो m की वैल्यू जो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या होती है। यहाँ पे 18.67 होती है, 18.67, देन होती है 13.33, 13.33, देन 10.98,
10.98, देन 9.33, यहाँ हो जाएगी 9.33, देन 8.12 एंड देन 7.18। इंपॉर्टेंट वाली जो है वो होती है 13.33 वाली और 10.98 वाली और 9.33 वाली। ये तीनों ग्रेड भी इंपॉर्टेंट है, 20, 25 और 30 यहीं से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने आपको तीनों ग्रेड की याद करा दी है वैल्यू, तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार ए 2001, यूपी 2007, मॉड्यूलर रेशियो फॉर M20 का ग्रेड है, कंक्रीट के मॉड्यूलर रेशियो इनकी M पूछ रहा है। लगाओ फॉर्मूला 280 डिवाइड बाय 3 सिग्मा CBC, याद करो वैल्यू सारी सिग्मा CBC की। बट अगर तुमने ऐसा किया एग्जाम में तो तुमसे बड़ा स्टूपिड कोई नहीं है। मॉडुलर रेशियो की वैल्यू मैंने तुम्हें अभी अभी याद कराई है टेबुलर फॉर्म में, तो वही डायरेक्ट याद कर लेना, वहां पे फॉर्मूला लगा के निकालने में बैठ जाना। और सिग्मा CBC की वैल्यू याद कर रहे हो तो M की भी याद करो ना, कि M ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू सिग्मा CBC। तो M20 के लिए कितनी होती है? 13.33 होती है। अगर M15 होता तो 18.67 होती, M25 होता तो 10.98 हो जाती, और M30 होता तो 9.33 हो जाती। सिंपल। अब कितनी है ये हमारी? 13.33, यानी कि 13 की नियर अबाउट है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन LMRC 8 2017 का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू IS कोड द एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट ऑफ ग्रेड M25 FCK 25 MPa वुड बी। एस्टिमेटेड फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ पूछ रहा है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है FCR = 0.7 रूट FCK। ठीक है, 0.7 रूट FCK। FCK कितना है यहाँ पे? ग्रेड कितना? 25, तो FCK 25 हो जाएगा। 0.7 इंटू 5 = 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, जिसको आप 3.5 MPa भी बोलते हैं। और MPa से अगर kgf पर स्क्वायर सेंटीमीटर करना तो बस 10 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, वैल्यू आ जाएगी आपकी 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, विच इज ऑप्शन ए राइट आंसर। अब देखिए एग्जाम में इतना आपको लिख के जरूरत नहीं पड़ेगी, देखा डायरेक्ट रूट FCK 25 गिवन है तो 5 आंसर, 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3.5, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 35। एग्जाम में दिमाग में चीजें हो जाएंगी तभी क्रैक होगा, वरना सॉल्व भी करते रह जाओगे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन UPRVNL 8 2016 का क्वेश्चन है। ईल्ड स्ट्रेंथ किसकी? Fe415 की। स्टील इन MPa वुड बी मिनिमम ऑफ। ईल्ड स्ट्रेंथ पूछ रहा है Fe415 ग्रेड की, तो जो FCK में करते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ वही यहाँ पे होएगा। जो उसका ग्रेड है क्या वही उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, जो उसका ग्रेड है वही उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ होती है, वही उसकी ईल्ड स्ट्रेंथ होती है। यानी 415 है तो 415 इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ हो जाएगी, ऑप्शन सी। बट अगर वर्किंग स्ट्रेंथ निकालने को बोलता है, वर्किंग स्ट्रेंथ निकालने का मतलब ईल्ड स्ट्रेंथ डिवाइड बाय 1.78 आपको करना पड़ता है। ठीक है, तो जो वर्किंग स्ट्रेंथ निकल के आ जाती है वो आ जाती है हमारी 230 MPa। कितनी? 230 MPa ये हमारी वर्किंग स्ट्रेंथ होती है। ईल्ड स्ट्रेंथ जो ग्रेड है वही हो जाता है। अब वर्किंग स्ट्रेंथ के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.78 लेते हैं हम, और लिमिट स्टेट में 1.15 लेते हैं, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया MPPSC 2017 यूपी में 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। पर IS कोड FCK कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अभी बताया जो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ है वो वही टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। फॉर्मूला होता है 0.7 रूट FCK। 0.7 रूट FCK यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन UJVNL 8 2012 का क्वेश्चन है। एन RCC स्टील इज यूज्ड बिकॉज इट कैन प्रोवाइड गुड। अब RCC में स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं? हम सिर्फ कंक्रीट से भी तो काम चला सकते थे, कंक्रीट भी तो इतना स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट में भी। बट याद रखना कंक्रीट कंप्रेसिव लोड ले जाता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, बस की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो उसकी अप्रोक्सीमेटली हम जीरो ही के चलते हैं। टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अप्रोक्सीमेटली जीरो होती है, क्योंकि ब्रिटल होता है, वो इलास्टिक नहीं होता, वो ब्रिटल होता है, डक्टिलिटी उसमें नहीं होती, इसीलिए हम उसमें स्टील प्रोवाइड करते हैं ताकि हम उसको टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर सके अपने RCC को। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन UBPCL 8 2015 का क्वेश्चन है। अप्रोक्सीमेटली व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इलास्टिक मॉडुलस GPa of concrete of M50 grade as per IS code 456,000। सिंपल क्वेश्चन है, लगाओ फॉर्मूला। इसी का फॉर्मूला टिप्स पे होना चाहिए 5000 रूट FCK। अब FCK यहाँ पे कितना है 50, 5000 रूट 50। अब सर रूट 50 कैसे निकालेंगे? हमें क्या पता कैसे निकालेंगे भाई? 7 7 49 होता है, हमको इतना पता 7 का स्क्वायर 49 होता है। रूट करेंगे तो नियर अबाउट 50 आ रहा है, 7 ले लेते हैं सीधा, तो वैल्यू आ जाएगी 35,000। कितनी? 35,000 MPa। कितनी आ रही है ये? MPa। बट अपने को आंसर किस में चाहिए? GPa में। बस MPa और GPa में इतना ही फर्क है कि 3 जीरो यहाँ पे कट हो जाएंगी, 35 GPa में आंसर आपका मिल जाएगा। कोई रूट सॉल्व नहीं करने की जरूरत, दिमाग लगाना है, इंजीनियर वाले काम करने हैं यहाँ पे। अगर नियर अबाउट आंसर्स नहीं गिवन, मतलब कंफ्यूज कर रहे हैं बहुत, नियर अबाउट आंसर्स गिवन है तो आपको सॉल्व करना है रूट, वरना आपको जरूरत ही नहीं है रूट सॉल्व करने की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन UPPCL 2015 व्हाई इज मिनिमम टेंशन स्टील प्रोवाइडेड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम। रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम में मिनिमम टेंशन स्टील क्यों प्रोवाइड करते हैं? टू अरेस्ट क्रैक अटैक विड्थ,
टू कंट्रोल एक्सेसिव डिफ्लेक्शन एंड टू प्रिवेंट हेयरलाइन क्रैक फॉर्मेशन एंड टू प्रिवेंट सडन फेलियर। मिनिमम टेंशन स्टील जो हम प्रोवाइड करते हैं वो कितना होता है, बीम में कितना, स्लैब में कितना, सब हम आगे पढ़ने वाले हैं। और प्रिवेंट करता है वो क्या, हेयरलाइन क्रैक फॉर्मेशन। हेयरलाइन क्रैक फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, इसलिए मिनिमम टेंशन स्टील हम जरूर प्रोवाइड करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑप्शन सी इज द राइट वन। Moving ahead, next question, UPPCL 2015, a building is to be constructed along the shore of sea. Concrete for foundation is to be designed. Exposure class बतानी है किसके लिए। अब क्वेश्चन नंबर 193 पूछ रहा है हमसे क्या एक्सपोजर कंडीशन होगी। अब मैंने आपको पढ़ाया था माइल्ड होता है, मॉडरेट होता है, सीवियर होता है, वेरी सीवियर होता है और एक्सट्रीम होता है। ये कंडीशन हमारी होती है। अब जनरली हमारी जो कंडीशन होती है अब सी शोर वाली, सी को जो एक्सपोज होती है वो M30 होती है, यानी कि सीवियर वाली कंडीशन M30 में आपको बताता था ना, वो सीवियर वाली कंडीशन होती थी। बट यहाँ पे जनरली क्या है कि फाउंडेशन को डिजाइन करना है, एक्सपोजर क्लास पूछ रहा है हमसे अलोंग द शोर ऑफ सी, तो यहाँ पर जो कंडीशन हो जाएगी वो हमारी सी कौन सी होनी चाहिए, एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। कौन सी कंडीशन हो जाएगी हमारी, एक एक्सट्रीम कंडीशन हो जाएगी। एक्सट्रीम एक्सपोजर कंडीशन हमें यहाँ पे अडॉप्ट करनी पड़ेगी अगर बिल्डिंग को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अलोंग द शोर ऑफ सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो अमेजिंग सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। एज पर IS कोड 456 व्हाट वुड बी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ फ्लेक्सर स्ट्रेंथ फॉर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट। फ्लेक्सर स्ट्रेंथ पूछ रहा है 0.7 रूट FCK। अब सॉल्व करके दिखाता हूँ, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 25 गिवन है तो वैल्यू ऑफ FCK की 25 का रूट 5 हो जाएगा। 0.7 into 5 3.5। डायरेक्ट आंसर ऑप्शन सी। विद इन 5 सेकेंड आपको ऐसे आंसर मार्क करने हैं अगर एग्जाम में बहुत सारे स्टूडेंट को पीछे छोड़ना है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करना मतलब स्टुपिडिटी, जो आपको नहीं करनी है। यहीं पर हमारा सेशन वाइंड अप कर रहे हैं हम। 30 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली हमने कवर कर लिए हैं। अगर सेशन पसंद आ रहा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। ऐसी वीडियोस में हर सब्जेक्ट के आपके लिए लेकर आता रहूंगा, आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कराता रहूंगा। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, कीप वॉचिंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।